अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, मैक्सिमाइजिंग एनसीआर। तो एनसीआर को अगर हमें ये देखना हो कि भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, तो उस केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि एन जो है इवन है या ऑड है। अगर एन इवन है तो एन सी एन बाई टू इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनसीआर, और अगर एन ऑड है तो एन सी एन माइनस टू बाई टू या फिर एन सी एन प्लस वन बाई टू मैक्सिमम होगी। अच्छा, ये दोनों एक्चुअली में एक ही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर होता है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों वैल्यू, ये और ये एक्चुअली में एक ही चीज है। आप कोई भी निकाल लो तो आपका आंसर आ जाएगा। इस चीज को आप नोट कर लें और याद रख लें, कई बार इसी चीज पे सीधा क्वेश्चन आ जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि देर आर टू एन लेटर्स विच आर ईदर ऑफ एज और बीज, ठीक। या तो मतलब आपका टोटल टू एन लेटर्स हैं, तो हो सकता है कि भाई वो ए और बी, उसके नंबर कितने हैं हमें पता नहीं है। हो सकता है ए 10 हो तो बी कितने होंगे, 2n-10 होंगे, है ना। तो मान लीजिए अगर हम ये कहें कि भाई ए जो है आर है, तो बी कितने हो जाएंगे उस केस में, फिर 2n-r हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन बन रही होगी। तो अगर हम इसका अरेंजमेंट देखें तो इसका मतलब क्या हुआ, 2n लेटर्स का अरेंजमेंट वेयर आर आर अलाइक एंड 2n-r आर ऑल्सो अलाइक, ठीक है। तो इसका अरेंजमेंट एक्चुअली में क्या होता है, टोटल का अरेंजमेंट डिवाइडेड बाई जो अलाइक है एक टाइप के उनका अरेंजमेंट, उनका फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाई दूसरे वाले अलाइक का फैक्टोरियल, ठीक है। ये चीज हो गई। अच्छा, पर ये जो चीज है ये एक्चुअली किसके बराबर है, 2n-c-r के बराबर है ना। 2n-c-r को अगर मैं लिखना चाहूं तो ये ऐसे लिखा जाएगा। तो अगर ये है और मुझे मैक्सिमाइजेशन चाहिए कि मैक्सिमम अरेंजमेंट हो जाए, तो वो कैसा होना चाहिए, तो 2n-c-r जो होना चाहिए किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए फिर 2n, जब ए क्योंकि इवन है तो 2n/2 यानी कि 2n-c-n होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि r इज इक्वल टू n होना चाहिए। अगर r इज इक्वल टू n है और हमने r लिए थे a, तो a होने चाहिए हमारे पास n, और अगर a n है तो b कितने होंगे, 2n-n, यानी कि n दो, यानी कि मैक्सिमम कब मिलेंगे आपको, जब a और b दोनों बराबर बराबर में होंगे, तब आपके पास मैक्सिमम अरेंजमेंट्स आ जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है, अ मैन वांट्स टू गिव एज मेनी नंबर ऑफ पार्टीज एज ही कैन टू हिज 20 फ्रेंड्स। मतलब आदमी कोई है, उसके 20 फ्रेंड्स हैं, तो उनको ज्यादा से ज्यादा पार्टी देना चाहता है, ठीक। बाय कॉलिंग द सेम नंबर ऑफ पीपल बट नॉट द सेम ग्रुप। यानी कि वो मान लीजिए अगर वो 5 लोगों को बुला रहा है एक ग्रुप में, तो अगली बार भी 5 ही बुलाएगा, पर वो आदमी नहीं होंगे जो पहले आए, ठीक है। अगली बार 5 अलग सेट ऑफ फ्रेंड्स बुलाएगा वो, ठीक। तो हाउ मैनी शुड ही कॉल, यानी कि एक ग्रुप में उसको कितने बुलाए, सो दैट द नंबर ऑफ पार्टीज इज मैक्सिमम। तो पार्टीज उसको मैक्सिमम करनी है, तो एक ग्रुप में लोगों को कितने बुलाए ताकि उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टी हो पाए, ठीक। तो अब सोचें इसको कैसे करेंगे हम। तो भाई उसका मतलब ये है कि मान लीजिए वो आर पर्सन्स को बुला ले, क्योंकि आर को हम निकाल लेंगे बाद में। तो अगर वो लेट्स से कि वो आर पर्सन्स को बुलाता है, तो एक बार में जो 20 CR बुला लेगा वो, है ना। अगर तो 20 लोगों में से आर को सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो गए, 20 CR, ठीक है। और इन लोगों के करस्पॉन्डिंग एक पार्टी हुई, तो इतनी उसके पास पार्टी हो गई, 20 CR × 1। लेकिन अभी हमें तो नंबर एग्जैक्टली चाहिए, तो इसका मतलब इसको मैं मैक्सिमाइज करना पड़ेगा ना। इसको मैक्सिमम करने के लिए, क्योंकि ये इवन है, इसका मतलब क्या होगा, 20C और 20/2 यानी कि 20C10। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीज इतनी हो पाएंगी, 20C10। ये आपका आंसर होगा। अब हम एक नई चीज डिस्कस करें, ग्रिड प्रॉब्लम, ठीक है।
ग्रिड प्रॉब्लम का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए मेरे पास ये लाइंस हैं, ठीक है, मैं कुछ एक ग्रिड सी बना लेता हूँ। कलर मैंने इसीलिए ये इस तरह से बना लिया है कि यहाँ पे आपके पास ये वर्टिकल लाइंस और ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखती रहे, ठीक है जी। तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपके पास हैं, और लेट्स से हम इस सिचुएशन में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये है 0 0, और ये पॉइंट है लेट्स से 4,5, ठीक है। तो ये पॉइंट है 4,5, और हमें यहां से यहां पे जाना है, तो हम अलग अलग रास्ते चूज कर सकते हैं भाई। एक रास्ता तो ये हुआ कि मैं पहले ये, अब ये अच्छा ये देखो, ये वर्टिकल लाइंस हैं, ये वाली है ना, ये वर्टिकल लाइंस हैं, और ये सब हॉरिजॉन्टल लाइंस है। मैं लाइन इसलिए ग्रिड ऑलरेडी बना रखा है मैंने, है ना। तो मेरे पास ये वर्ट तो मेरे पास क्या ऑप्शन है भाई, मैं यहां से चला, यहां पे पहुंचा, ठीक है जी, फिर मैं यहां से गया, फिर मैं यहां पे गया, फिर मैं यहां पे गया, और फिर उसके बाद फिर मैं यहां पे, यहां से यहां चला गया, इस ग्रिड पे चलता हुआ, और फिर मैं इसके बाद यहां पहुंच गया, ठीक है जी। ये एक वे है मेरा यहां से यहां तक पहुंचने का। अच्छा, अब इसके अंदर मैं अगर ऐसे देखूं तो होगा क्या, अब आप सोचो। ये वर्टिकल है ना। अच्छा, अब आप एक चीज देख लो जरा, इस चीज को नोट कर लो। एन हॉरिजॉन्टल लाइन will give n-1 vertical paths, ठीक है भाई। ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो वर्टिकल दे रहा ना, ये हॉरिजॉन्टल ये हॉरिजॉन्टल, तो दो हॉरिजॉन्टल के लिए वर्टिकल पाथ मिल गया मेरे को। दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में दो वर्टिकल पाथ मिल गए, है ना। ऐसी, और n वर्टिकल लाइंस will give n-1 horizontal path, ठीक है, ऐसा हमारे पास होगा। तो हम यहां से हम हॉरिजॉन्टल गए, तो मैंने उसको h बोल दिया, ठीक है। ये मैं हॉरिजॉन्टल गया एक बार, एक ग्रिड गई तो h, फिर ये v, फिर ये v, फिर मैं h गया, फिर मैं v गया, फिर मैं h गया, फिर मैं v गया, फिर मैं v गया, फिर मैं h गया, ठीक है जी। तो ये मेरे पास सिचुएशन हो गई, तो मैं ऐसे करके चला गया। तो मेरे पास कितने हो गए जरा, तो 1h 2h 3h 4h, तो टोटल जो मैंने यूज किए वहां तक पहुंचने में, टोटल में कितने किए 4h, और v कितने किए 1 2 3 4 5v, ऐसे मैं चला गया, ठीक है। अच्छा, मैं और भी तरीके से जा सकता हूँ, कोई जरूरी थोड़ी मैं इसी से जाऊं। मैं कहूंगा नहीं जी, मैं तो इससे नहीं जाता, मैं तो कोई और मेथड यूज करूंगा। तो मैंने क्या किया कि मैं गया 4 वर्टिकल, ठीक है जी। मैं यहां से, यहां से मैं गया, या सीधे सीधे 5 वर्टिकल ही चला जाता हूँ ना, मैं क्यों करूँ ज्यादा पंगा। ये मैं सीधे सीधे 5 वर्टिकल गया, और कितने हॉरिजॉन्टल चला गया मैं, 4 हॉरिजॉन्टल चला गया। तो मैं 5 वर्टिकल और 4 हॉरिजॉन्टल, देखो मेरे पास उतने ही टोटल हॉरिजॉन्टल आए, उतने ही वर्टिकल आए, बस हम उसको अलग अलग देख सकते थे ना। इसको हम कहते थे एच वी वी एच वी एच वी वी एच, ठीक है। इसको कह सकते हैं वी 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 वी, और फिर
एच 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 एच, ठीक। तो इस वे में लेकिन हो क्या रहा है, वेज तो बराबरी आ गए ना हमारे पास, जितने टाइप के अरेंजमेंट कर सकता हूं। तो यानी कि मैं कर क्या रहा हूं, मुझे 4 से 5 पे 0 से 4 और 5 पे जाना था, तो 4 माइनस 0 एंड 5 माइनस 0, इतने मुझे हॉरिजॉन्टल मिले और इतने मुझे वर्टिकल मिले। ठीक है, हमेशा ऐसा होगा, आप किसी और वे में चले जाओ तो भी ऐसे ही मिलेगा। तो यानी कि आपने ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये मुझे हॉरिजॉन्टल दे रहा है, दोनों ए और बी, मान लीजिए इस पॉइंट को मैं ए बोलूं और इस पॉइंट को बी बोलूं, तो ए बी के अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस दूंगा तो मुझे हॉरिजॉन्टल तरीके दे रहा है, और इसको मैं वाई कोऑर्डिनेट को डिफरेंस करूंगा तो मेरे पास ये वी वाला तरीका आ रहा है। तो लेकिन इसलिए मेरे पास टोटल वेज कितने हो जाएंगे, मैं अलग अलग तरीके से करता रहूं तो भी क्या है, तो टोटल वेज कितने हमारे पास, टोटल तो गए 4 + 5 9 हो गए, है ना, 5 + 4 9 हो गए, लेकिन अलाइक कौन कौन से, फैक्टोरियल 5 एंड फैक्टोरियल 4। ये हमारा आंसर आ गया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9C4, या हम 9C5 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये ग्रिड प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ वेज एन एंट कैन रीच फ्रॉम 1 1 to 4 5, ठीक है। अब एंट को 1 1 से 4 5 पे जाना है, तो अब आपके पास टोटल कितना मिलेगा हॉरिजॉन्टल, तो 4 माइनस 1 तो हॉरिजॉन्टल मिल जाएंगे, और 5 माइनस 1 आपके पास वर्टिकल हो जाएंगे, ठीक है। अब आप ग्राफ बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपका अल्टीमेटली सोचना यही है। तो यानी कि 3 हॉरिजॉन्टल और 4 वर्टिकल, टोटल हो गए 7। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, टोटल वेज जो होंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, टोटल वेज क्या हो जाएंगे, टोटल को ऐड किया तो 7 और फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 4 आपका आंसर, या आपको 7C4 या 7C3 ये आपका आंसर। तो इस तरह से आपकी ग्रिड प्रॉब्लम हो सकती है। बस अब हमारे पास एक लास्ट है इस टॉपिक का, विच इज कॉल्ड डी अरेंजमेंट्स, ठीक है। उसको अभी फिनिश कर देंगे तो आपका पीएनसी जो है आज खत्म हो जाएगा। डी अरेंजमेंट का मतलब होता है नॉट अरेंजमेंट, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपको 2 चिट्ठियां हैं, ठीक है, आपने 2 चिट्ठी लिखी किसी को, मतलब 2 अलग अलग लोगों को, और 2 आपके पास एनवलप्स हैं। तो अब आपके पास क्या सिचुएशन है, आपके पास एक लेटर 1 है और एक लेटर 2 है, और एक एनवलप E1 है और एक एनवलप आपके पास E2 है। अब एक तो तरीका ये है कि सही तरीका क्या है कि भाई L1 जो है E1 में ही जाए और L2 जो है वो E2 में ही जाए, ये तो सही तरीका है। तो लेकिन डी अरेंजमेंट क्या हुआ कि भाई आपने L1 को गलती से L2 में डाल दिया। अब क्या हो गया, ये चिट्ठी गलत आदमी को पहुंच गई आपकी, ठीक है। अब लेकिन होगा क्या, जैसे ही आपने L1 को गलत में डाला तो आपके पास L2 के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, उसको तो L1 E1 में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके का अरेंजमेंट क्या हो गया, तो फिक्स हो गया, एक ही हो गया ना, क्यों, क्योंकि ओनली वन। कारण क्या है भाई, एक को फिक्स करते ही दूसरा ऑटोमेटिकली, दूसरे के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको जाना ही गलत में। अब तो एक ही तरीका हुआ। ऐसे ही मान लेते हैं आपके पास 3 लेटर्स हैं और 2 और 3 ही आपके पास एनवलप से, तो मैं यहीं पे चेंज कर देता हूं, ठीक है ना। तो क्या हो रहा होगा, ये तो 2 का केस था, अब आपके पास एक L3 भी है, लेटर नंबर 3, और एक एनवलप भी है, एनवलप नंबर 3। अब आपके पास क्या तरीके, अब आपको गलत भेजना है, ठीक है, गलत भेजना है, तो इसका मतलब L1 को आप E2 में डाल सकते हैं, और अगर आपने L1 को E2 में डाला और L2 को
E3 में डाल दिया। ठीक है, अच्छा अब L, अगर आप वैसे सोचो कि जब जैसे ही आपने L1 को E2 में डाला, तो आपको अगर गलत करना है, डी अरेंज करना है, तो आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है कि L2 को आपने इसमें ही डालना पड़ेगा। क्यों? अगर मान लीजिए आपने L2 को E1 में डाल दिया तो L3 तो E3 में चला गया ना फिर। तो इसके मतलब ये हो जाएगा कि L3, तब तो ये सही हो जाएगा, L3 E3 में जाते एक सही हो गया, पर हमारे को तो एक भी सही नहीं करना। ठीक है, तो आपके पास क्या तरीका हुआ, आपने L1 को जैसे E2 में डाला, L2 के लिए भी एक ही तरीका बचा, E3 में ही जाना है, क्योंकि आपको डी अरेंज करना है। और दूसरा ऑप्शन ये था कि भाई आपने, तो अब वहां से तो आपको एक ऑप्शन मिला, दूसरा मिला कि भाई आपने L1 को E3 में डाल दिया। अब L2 के लिए फिर से एक ही तरीका है कि भाई E1 में ही जाए, तभी गड़बड़ होगी। अदरवाइज तो फिर आपके पास फिर अगर L2 जो है E2 में चला गया तो फिर तो सही हो जाएगा काम। तो L2 के पास फिर से एक ही तरीका है, तो यानी कि दो तरीके कितने हो गए, 1 + 1, आपके पास टोटल 2 हो गए। तो तीन चीजों का, तो इसका मतलब आप ये लिख सकते हैं, डी अरेंजमेंट्स ऑफ वन ऑफ टू थिंग्स। ठीक है, टू थिंग्स इज वन, एंड डी अरेंजमेंट of three things is 2, लेकिन डी अरेंजमेंट ऑफ फोर थिंग्स, ये जो है ये आएगा आपके पास थोड़ा ज्यादा आएगा। ऐसा नहीं सोचना कि अब इसका 3 आएगा, इसका आंसर आएगा आपके पास 9। इसको आप लोग सोच के देखना कि कैसे होगा ये। ठीक है, तो अब मैं आपको एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला दे देता हूं कि क्या होता है जी डी अरेंजमेंट। एक जनरल फॉर्मूला कि अगर आपके पास n लेटर्स हैं एंड n एनवलप्स हैं, तो उसके लिए जो डी अरेंजमेंट होगा वो होगा फैक्टोरियल n into 1 minus 1 over factorial 1 plus 1 over factorial 2 minus 1 over factorial 3 plus 1 over factorial 4 and so on, plus minus 1 to the power n into 1 over factorial n। तो ये आपका एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला हो जाएगा डी अरेंजमेंट्स के लिए। तो इसको आप याद रखिएगा, इसमें वैल्यूज रख के देख लेना, n = 1 2 3, यही आपके पास आ रहा होगा। तो दिस एंड्स योर PNC। तो चलिए देन